आ चुके हैं। कई लेटेस्ट अपडेट आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से कैबिनेट के बड़े फैसलों को लेकर हम आपको जानकारी देने वाले हैं। साथ ही साथ स्कूल छुट्टियों में भी अब बदलाव होगा या नहीं होगा, एक तरह से कंफ्यूजन क्योंकि समर वेकेशंस पर बनी हुई थी, तो बड़ी अपडेट निकलकर सामने आई है। तीसरी बड़ी बात एनटीटी भर्ती को लेकर और पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर भी करेंगे, क्योंकि भले ही देखिए ये जानकारी अब सामने आ गई हो कि पुलिस भर्ती में संशोधन किया जाएगा, भर्ती नियमों में बदलाव होने वाला है, लेकिन अभ्यर्थी बेसब्री से ये जानना चाह रहे हैं कि आखिरकार प्रक्रिया कब तक शुरू होगी। इसका जवाब हम आपको देंगे। और एनटीटी भर्ती जिसकी शुरुआत करने की बात तो हो रही है, लेकिन आउटसोर्स के माध्यम से इन भर्तियों को किया जाएगा। रिएक्शन महिलाओं का किस तरह का सामने आया है, ये बारीकी से चर्चा हम आपके साथ करने वाले हैं। तकरीबन 20 ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जिनमें अब प्रक्रिया दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। कुछ एक केसेस में भर्ती प्रोसेस बीच में लटक गया था, तो कुछ में शुरू ही नहीं हो पाया था। कौन कौन से पोस्ट कोड्स हैं, बिल्कुल ये जानकारी देंगे। पूरे 20 पोस्ट कोड्स का आंकड़ा हम आपके समक्ष अब ये रखने वाले हैं, कौन कौन से पोस्ट कोड्स रहे हैं विद पोस्ट। लेकिन शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगले 24 घंटे में इस गर्मी के प्रकोप से भी राहत मिल सकती है। कारण ये है कि प्री मानसून की बौछारें अगले 24 घंटे के बाद हिमाचल प्रदेश में देखने के लिए मिल सकती है और अगले 4 दिन तक बारिश के आसार यहां पर जताए गए हैं। दूसरी बड़ी बात दृष्टिबाधितों से जुड़ी करना चाहेंगे। बैकलॉग भर्तियों पर ये मांग उठा रहे हैं, पिछले 8 महीने से इंतजार कर रहे हैं कि विभिन्न विभागों में जो पद खाली पड़े हैं और दिव्यांग कोटे से जो भरे जाएंगे, जल्द ही उन पर फैसला लिया जाए। लेकिन जब ऐसा होता हुआ इन्हें नजर नहीं आया, तो आज सचिवालय से थोड़ी दूर इनकी ओर से प्रदर्शन किया गया। ये सड़क के बीच बैठ गए थे और पुलिस जवानों ने जब इन्हें सड़क से उठाना शुरू किया, तो इस बीच धक्का मुक्की होने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। प्रदर्शनकारियों के बीच और पुलिस जवानों के बीच धक्का मुक्की काफी देर तक होती रही। अब दिव्यांगों की ओर से यह चेतावनी दी गई है कि आने वाले दिनों में जल्दी ही बैकलॉग भर्ती को लेकर इनकी मांग पूरी नहीं हुई तो ये और बड़ा आंदोलन करेंगे। हालांकि इससे पहले भी कई दफा सचिवालय पहुंचे हैं, लेकिन ये आरोप इनकी ओर से लगाया गया है कि मीठा सा आश्वासन इन्हें दे दिया जाता है और उसके बाद होता कुछ नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी खबर आज की निकलकर जो सामने आई है वो कमलेश ठाकुर से जुड़ी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की धर्मपत्नी है और अब इन्हें देहरा से कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर फाइनल कर लिया गया है। हालांकि चर्चाएं काफी दिन से थी, बीच में मुख्यमंत्री सुक्खू ने इस बात से इनकार भी कर दिया था और उनका ये कहना था कि महज अफवाहें फैलाई जा रही हैं, इनकी धर्मपत्नी चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन कांग्रेस हाईकमान के दबाव बनाने के बाद अब मुख्यमंत्री सुक्खू भी मान गए हैं और अब कमलेश ठाकुर ही चुनाव लड़ने वाली हैं देहरा से। देखिए, जब भी कोई नया चेहरा चुनावी मैदान में उतारा जाता है तो उसकी काबिलियत जरूर देखी जाती है और यहां किन किन बातों पर ध्यान रखते हुए कांग्रेस हाईकमान की ओर से यह फैसला हुआ होगा, इस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि अधिकतर लोगों का ये कहना है कि ये मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी है इसलिए टिकट दिया जा रहा है, या फिर ये देहरा में इनका मायका है इस वजह से टिकट दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इन फैक्टर्स के साथ साथ बाकी पॉइंट्स पर भी बिल्कुल यहां गौर फरमाया गया है। तो कौन कौन से फैक्ट देखे गए हैं कांग्रेस हाईकमान की ओर से, ये हम आपको जानकारी देंगे। इससे पहले पॉलिटिक्स में ये कितनी सक्रिय रही हैं, ये भी जानकारी देखिए बिल्कुल हम आपके लिए लेकर आए हैं, क्योंकि पूरी प्रोफाइल हमने इनकी निकाली है। इससे पहले क्या क्या बेहतरीन कार्य इन्होंने किए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये कि जब देखिए अभी सर्वे करवाया गया तो दोनों बार कमलेश ठाकुर का नाम ही सबसे ऊपर चल रहा था, तो एक तो ये भी कारण रहा है जिस वजह से इन्हें ही टिकट कांग्रेस की ओर से दिया जा रहा है। दूसरा बड़ा कारण क्या है कि हमेशा से महिला सशक्तिकरण के लिए ये आवाज उठाती आई हैं। भले ही नदौन से पहले विधायक मुख्यमंत्री सुक्खू रहे हैं, लेकिन वहां के क्षेत्रवासियों के लिए इनकी ओर से भी कई बड़े कार्य किए गए हैं, यानी कि नदौन की राजनीति में भी काफी सक्रिय ये रही हैं। मुख्यमंत्री सुक्खू के साथ मिलकर क्षेत्र की समस्याओं को निपटाने के लिए बहुत सारे काम इन्होंने किए हैं और महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत पहले से ही आवाज उठाती आई हैं। अगर कांग्रेस में मेंबरशिप की बात करें तो कांग्रेस कमेटी की सक्रिय सदस्य के रूप में भी पिछले 20 वर्षों से देखिए ये कार्य कर रही हैं। तो पिछला भी पूरा इनका बैकग्राउंड देखा गया है, इनका जो पास था, इन्होंने क्या क्या बेहतरीन कार्य कांग्रेस पार्टी के लिए किए हैं। ये सक्रिय सदस्य एक तरह से रही हैं और 20 वर्षों से कांग्रेस पार्टी के लिए इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए भी आवाज उठाई है। इसके अलावा देहरा में मायका भी है और नदौन के लोगों के लिए भी कई कार्य इन्होंने किए हैं। एक तरह से राजनीति में सक्रिय रही हैं, भले ही एक नेता के तौर पर ये आगे नहीं आई हूं, लेकिन फुटबैक पर इन्होंने बहुत सारे काम किए हैं।
ये हम जरूर कह सकते हैं। इन्हीं सभी बातों पर ध्यान दिया गया है, जिसके बाद कमलेश ठाकुर को चुना गया है कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर। तो मुख्यमंत्री सुक्खू की पत्नी है या देहरा में मायका है, सिर्फ इन्हीं बातों पर गौर नहीं किया गया है। ये आप बिल्कुल देख सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी से कब से ये जुड़ी हुई हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को लेकर इन्होंने जो कार्य किए हैं उस पर भी हाईकमान ने गौर फरमाया है। और तीसरी बात यह है कि नदौन में भी इनकी एक अहम भूमिका रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुक्खू बिल्कुल शिमला में भी डटे रहते थे। इसके अलावा बाकी के कार्य भी उन्हें करने होते थे, तो क्षेत्र से जुड़ी जो छोटी बड़ी समस्याएं रहती थी, कहीं ना कहीं उनका निपटारा करने में कमलेश ठाकुर का ही हाथ रहा है। तो ये आज पूरी प्रोफाइल हम इनकी लेकर आए थे। इनका जन्म 2 अप्रैल 1970 को जिला कांगड़ा के देहरा में हुआ था और उसके बाद 11 जून 1998 को इनका विवाह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से हुआ था। हालांकि एजुकेशन को लेकर भी इनकी जानकारी हमारे समक्ष आई है। राजनीतिक शास्त्र में एमए की डिग्री राजकीय कॉलेज चंडीगढ़ से इन्होंने हासिल की है और पीजीडीसीए का डिप्लोमा भी इनकी ओर से किया गया है। तो ये एक बड़ी जानकारी और ब्रीफली हमने आपके साथ एक तरह से साझा करनी चाहिए है। तीसरी बात स्कूल की छुट्टियों को लेकर करना चाहेंगे। कंफ्यूजन काफी ज्यादा क्योंकि शिक्षकों में भी बनी हुई थी, अभिभावकों में भी और छात्रों में भी। ये इसलिए हुआ क्योंकि विभिन्न संगठनों की ओर से अलग अलग डिमांड सामने आ रही थी। बहुत सारे प्रेस नोट्स हमें भी जारी किए जा रहे थे और सरकार के समक्ष भी ये पत्र रखे जा रहे थे कि इस बार समर वैकेशंस में बदलाव होना चाहिए। 15 जुलाई से ये ब्रेक दी जाए क्योंकि उस वक्त मानसून भी पीक पर रहता है और ऐसे में छात्रों को भी घरों से बाहर निकलने में कई तरह की दिक्कतें आती है। लेकिन कुछ संगठन फिर शिक्षकों के ऐसे भी सामने आए जिनका कहना था इसमें कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। असमंजस की स्थिति पूरी तरह से बनी हुई थी और अब निर्णय सरकार की ओर से ले लिया गया है कि जो पहले से लेकर शेड्यूल रहा है समर वैकेशंस का वही रहेगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होने वाला है। यानी कि 22 जून से 29 जुलाई तक ही समर वैकेशंस रहने वाली है। ये शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की ओर से पहले भी अपडेट दे दी गई थी कि शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होने वाला है, लेकिन जिस तरह से मांग उठाई जा रही थी तो कंफ्यूजन का एक माहौल बन गया था। तो अब 22 जून से 29 जुलाई तक ही छुट्टियां रहने वाली है, ये हम क्लियर करना चाहेंगे। दूसरी बात, गर्मियों के चलते अभी भी कुछ एक क्षेत्रों में छुट्टियों का सिलसिला जारी है। ऊना में सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है। ये 19 और 20 जून 2 दिन की छुट्टियां यहां पर घोषित हुई है। ऑनलाइन पढ़ाई जारी रखी जा सकती है, ये यहां पर जिला उपायुक्त की ओर से आदेश जारी किए गए हैं। और पोंटा में भी 19 जून यानी कि अगले कल स्कूल बंद रहने वाले हैं। गर्मी का प्रकोप क्योंकि लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके बाद ये फैसला जिला उपायुक्तों की ओर से लिया जा रहा है। ये पहले ही, क्योंकि देखिए जो शिक्षा विभाग के निदेशक हैं उनकी ओर से सभी डेप्यूटी डायरेक्टर्स को और इसके अलावा सरकार ने जिला उपायुक्तों को इसके लिए अधिकृत कर दिया था कि अगर उनके क्षेत्र में गर्मी काफी ज्यादा बढ़ जाती है तो अपने स्तर पर वो फैसला ले सकते हैं। तो अभी फिलहाल ऊना और पोंटा को लेकर ये जानकारी सामने आई है। देखिए, हाईकोर्ट में आज मॉक ड्रिल थी, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बाद काफी ज्यादा हड़कंप मचा हुआ है हाईकोर्ट में। ये इसलिए हुआ, कुछ लोग तो इस मॉक ड्रिल को अभी बारिश से पहले वाली नॉर्मल मॉक ड्रिल से जोड़कर देख रहे हैं, लेकिन कुछ का ये मानना है कि धमकियां भी आ रही है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर में भी क्योंकि 3 आतंकी हमले हुए हैं, फिर पंजाब और हिमाचल के लिए भी कुछ धमकियां सामने आई थी, जिसके बाद ये मॉक ड्रिल की गई है हाईकोर्ट में। कुछ इस तरह की चर्चाओं का माहौल बना हुआ है। हालांकि आधिकारिक तौर पर किसी ने भी अभी तक पुष्टि नहीं की है कि मॉक ड्रिल करने का कारण क्या था। यूं ही बेवजह नॉर्मल तौर पर की गई है बारिश से पहले या फिर कुछ और कारण था, इस पर आधिकारिक तौर पर कोई बोलने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब जिला उपायुक्त अनुपम कश्यप से सवाल पूछा गया कि क्या मॉक ड्रिल की तैयारियां पहले से चल रही थी, तो उनका यह कहना है कि इसके लिए पहले कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई थी और अचानक से ही ये मॉक ड्रिल हुई है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के निदेशक डीसी राणा की ओर से भी यही कहा गया है कि मॉक ड्रिल को लेकर पहले कोई जानकारी नहीं थी, अचानक से ही ये हाईकोर्ट में शुरू की गई। और देखिए माहौल किस तरह का बना था आज हाईकोर्ट में, तो पुलिस जवान काफी संख्या में वहां पहुंच गए थे। एडवोकेट्स ने अपने चैम्बर खाली कर दिए थे। जितना भी हाईकोर्ट का स्टाफ है उन्हें भी भवन से बाहर भेज दिया गया था और उसके बाद तरह तरह के उपकरणों के साथ पुलिस जवान खोज करते हुए वहां पर नजर आ रहे थे। तो आखिरकार ऐसा क्यों हुआ और इस पर कोई खुलासा अभी तक हुआ नहीं है और तरह तरह की चर्चाएं ही अभी बनी हुई है कि आखिरकार इतने उपकरणों के साथ वहां पर पुलिस जवान क्यों पहुंच गए थे। हालांकि 3 आतंकी वारदातों के साथ अभी फिलहाल इसे जोड़कर भी देखा जा रहा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि धमकी आई थी इस वजह से ही मॉक ड्रिल हुई हो। अभी जब तक आधिकारिक पुष्टि इस पर नहीं हो जाती है तब तक हम भी कुछ नहीं कह पाएंगे। अब कैबिनेट के बड़े फैसलों पर आना चाहेंगे, क्योंकि
पुलिस भर्ती को लेकर पहले ही हमने आपको जानकारी दे दी थी कि भर्ती नियमों में संशोधन होने वाला है और अभ्यर्थियों की ओर से भी ये डिमांड रखी जा रही थी कि उनका जो 1 साल है वो इसमें वेस्ट हो गया है। काफी पहले एक कैबिनेट बैठक बुलाई गई थी जिसमें ये डिसीजन हुआ था कि कांस्टेबल भर्ती में 1226 के करीब पद भरे जाएंगे, लेकिन तब से लेकर ये मामला अलग अलग कारणों की वजह से लटक रहा था। अभी कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था जिस वजह से भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। तो मुख्यमंत्री सुक्खू से भी कुछ अभ्यर्थी मिले थे जिन्होंने ये मांग रखी थी कि वो एलिजिबल नहीं रहेंगे अब अपनी उम्र की वजह से, इसीलिए 1 साल की छूट आयु सीमा में यहां दे दी गई है और कैबिनेट में इस फैसले को लेकर मोहर लग चुकी है। खैर, ये जानकारी 3 दिन पहले ही हमने आपके साथ साझा कर दी थी कि भर्ती नियमों में बदलाव होने जा रहा है। एक बार ही हम आपको ये जानकारी भी दे देते हैं कि अब 1 साल की आयु सीमा में जो छूट मिली है उसके बाद सामान्य वर्ग वाले जो अभ्यर्थी हैं वो अपनी कितनी एज तक इसमें आवेदन दे सकते हैं। तो 18 से लेकर 26 साल तक आवेदन कर सकते हैं सामान्य श्रेणी से जो अभ्यर्थी संबंध रखते होंगे। इसके अलावा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गोरखा, प्रतिष्ठित खिलाड़ी 18 से 28 वर्ष तक आवेदन कर सकते हैं और होमगार्ड्स के लिए जो आयु रखी गई है वो 20 से 29 वर्ष तक के लिए रखी गई है। तो ये पात्र होंगे, अपनी एज के हिसाब से हर कैटेगरी के अभ्यर्थी अब आवेदन कर सकते हैं। जो मांग रखी गई थी कि इसमें 1 साल की छूट दी जाए वो सरकार की ओर से बढ़ा दी गई है। 1 साल की आयु सीमा पर इसमें अब छूट दे दी गई है और आज की कैबिनेट बैठक में इस फैसले पर मोहर लगी है। तकरीबन ये 1226 के करीब पद है जो कि भरे जाएंगे। एनटीटी भर्ती पर भी अच्छी जानकारी निकलकर सामने आई है। 6297 स्कूलों में ये पद भरे जाएंगे और तकरीबन 6630 से अधिक पद इसके लिए सृजित किए जाएंगे। हालांकि ये आउटसोर्स के माध्यम से भर्तियां होने जा रही है और महिलाओं के रिएक्शन भी हमने लिए हैं जिनका कहना है कि काफी समय से इस भर्ती का ये इंतजार कर रही थी, तो अब आउटसोर्स के माध्यम से भरे जाएंगे। तो ये कहाँ जाएंगी, क्योंकि एक रेगुलर नौकरी ये करना चाह रही थी। फिलहाल अभी तो आउटसोर्स के माध्यम से ही भर्ती की जाएगी, इसी तरह की जानकारी सामने आई है। आने वाले दिनों में कोई बदलाव होता है नहीं होता है ये हम देखेंगे, लेकिन इसमें एनसीटीई की गाइडलाइंस को फॉलो किया जाएगा, ये भी कैबिनेट ब्रीफिंग करते वक्त मंत्री की ओर से कहा गया है। एनसीटीई की गाइडलाइंस में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 2 साल का डिप्लोमा अनिवार्य है। ऐसे में वो महिलाएं जिन्होंने 1 साल का ही डिप्लोमा हासिल किया है या फिर आंगनबाड़ी वर्कर्स भी अगर इच्छा जताती हैं इस भर्ती में शामिल होने के लिए तो उन्हें ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ये कंडीशन भी लगाई गई है। तो ये एनटीटी भर्ती से जुड़ी जानकारी हमने आपको दी। स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा अधिकारियों के 200 पद सृजित करने का निर्णय भी लिया गया है। विभिन्न डिपार्टमेंट्स में ये भर्तियां होने वाली है और बिल्कुल आंकड़ों के साथ हम आपके समक्ष जानकारी रखेंगे कि आखिरकार कितने कितने पद भरे जाएंगे किस डिपार्टमेंट में। सबसे ज्यादा हालांकि मेडिकल कॉलेजेस में पद भरने का फैसला लिया गया है, लेकिन उससे पहले आपको भर्तियों से संबंधित अपडेट दे देते हैं, क्योंकि 20 ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जिसमें प्रोसेस लटका हुआ था और अब ये भर्ती प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। कुछ एक इसमें ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जिसमें भर्ती प्रक्रिया ही शुरू नहीं हो पाई थी, तो कुछ एक में केवल रिजल्ट घोषित होना बाकी रह गया था। ये बिना एफआईआर वाले 20 पोस्ट कोड्स हैं जिनमें सबसे पहले अब रिजल्ट घोषित किया जाएगा, लेकिन उससे पहले लोक सेवा आयोग के दायरे से निकालकर इन्हें राज्य चयन आयोग के दायरे में लाया जाएगा। कैबिनेट में आज ये बड़ा फैसला हुआ है। दरअसल पहले जब कर्मचारी चयन आयोग को भंग कर दिया गया था तो कार्मिक विभाग की ओर से ही ये मामला लाया गया था कि क्यों ना एफआईआर वाले पोस्ट कोड्स को लोक सेवा आयोग के दायरे में लाया जाए, और जो बिना एफआईआर वाले पोस्ट कोड्स थे उन्हें भी एक तरह से प्रीव्यू किया गया था, यानी कि झोली में डालने की बात हो रही थी लोक सेवा आयोग के। तो अब ये जरूरी है कि जब राज्य चयन आयोग का गठन हो गया है तो उसके बाद वापस से इन भर्तियों को राज्य चयन आयोग को ही दिया जाए और जल्द से जल्द ये रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। इस तरह का दावा भी अब सरकार की ओर से यहां किया जा रहा है। क्लास 3 की सभी भर्तियां जो कि लोक सेवा आयोग के दायरे में थी अब ये राज्य चयन आयोग के दायरे में होंगी, और कौन कौन से ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जिनका रिजल्ट अब जल्दी घोषित होने वाला है। इसमें देखिए 969 एक पोस्ट कोड है, 999, फिर 928, 982, 986, 992, 994, 997, 1000, 961, 966, 967, 968 पोस्ट कोड, 978 पोस्ट कोड, 987 पोस्ट कोड, 991, 993, 995, 996, 1001, 1004 और 1006 पोस्ट कोड इसमें शामिल है, जिनका रिजल्ट जल्दी अब घोषित कर दिया जाएगा। और कुछ क्योंकि ऐसे भी इसमें पोस्ट कोड थे जिसमें बीच में ही प्रोसेस लटका हुआ था, तो जल्द से जल्द अब ये प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी और पूरी होने वाली है। तो ये राहत भरी खबर हम कह सकते हैं।
उन अभ्यर्थियों के लिए जो काफी समय से इंतजार कर रहे थे कि कब नौकरियां ये हासिल कर पाएंगे या कब ये बीच में लटके प्रोसेस इनके पूरे हो पाएंगे। इसके अलावा राज्य सरकार के उपक्रम, बोर्ड, निगम, स्थानीय निकायों के अंतर्गत नई जितनी भी ग्रुप सी के तहत भर्तियां होनी है उन्हें भी अब राज्य चयन आयोग के तहत लिया जाएगा, पुरानी भर्तियों को भी और नई भर्तियों को भी। देखिए, एक बड़ा फैसला जो आज कैबिनेट की बैठक में हुआ है ये कांगड़ा के देहरा से संबंधित है और यहां लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण अभियंता कार्यालय और पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोलने के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। कोड ऑफ कंडक्ट लागू है लेकिन उस बीच ये फैसला लिया गया है। हालांकि अभी इसकी अधिसूचना जारी नहीं होगी, बाद में अधिसूचना जारी की जाएगी और ये कार्यालय भी चुनावों के बाद ही खोले जाएंगे। ये भी आज कैबिनेट ब्रीफिंग करते वक्त मंत्री की ओर से स्पष्ट किया गया है। लेकिन रिएक्शन तो इस पर जरूर आना ही था और भाजपा की ओर से प्रतिक्रिया भी सामने आई है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का यह कहना है कि नए नए हथकंडे सरकार अपना रही है जीत हासिल करने के लिए। देहरा में क्योंकि अब मुकाबला काफी ज्यादा रोचक हो गया है, एक और मुख्यमंत्री सुक्खू की धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर है तो दूसरी ओर वो होशियार सिंह है जिन्होंने पिछली बार जीत हासिल की थी बतौर निर्दलीय विधायक, अब इस्तीफा देने के बाद भाजपा में शामिल हो गए हैं और भाजपा प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में नए हथकंडे सरकार अपना रही है, ये नहीं होना चाहिए। एक तरह से कोड ऑफ कंडक्ट के नियमों का भी उल्लंघन हो रहा है। इस तरह से सीओसी में तो फैसला लेना उचित नहीं है, ये नेता प्रतिपक्ष की ओर से रिएक्शन सामने आया है। हालांकि अब विवाद इस पर कितना ज्यादा होता है ये हम अगले वाले दिनों में देखने वाले हैं। मेडिकल कॉलेजेस में देखिए कई नियुक्तियां होनी है और मेडिकल कॉलेजेस में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर के तकरीबन 22 पद भरने की मंजूरी दे दी गई है ताकि लोगों को घर द्वार तक यहां सुविधाएं मिल सके। आईजीएमसी का रुख दूर दराज के क्षेत्र से लोगों को ना करना पड़े, इसलिए हर मेडिकल कॉलेजेस में अब यहां पद भरने का फैसला लिया गया है। देखिए, इसमें लोगों के घर द्वार के निकट बेहतर चिकित्सक सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए डॉक्टर यशवंत सिंह परमार राजकीय चिकित्सा विद्यालय नाहन में प्रोफेसर के 3 तथा एसोसिएट प्रोफेसर के 2 पद और लाल बहादुर शास्त्री राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय नेरचौक मंडी में प्रोफेसर के 2 और एसोसिएट प्रोफेसर का 1 पद भरने का फैसला लिया गया है। पंडित जवाहरलाल नेहरू राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में विभिन्न विभागों में प्रोफेसर के 4 और एसोसिएट एवं सहायक प्रोफेसर के 5-5 पद भरे जाएंगे। टांडा मेडिकल कॉलेज में आपातकालीन चिकित्सा अधिकारी के 8 पद सृजित कर भरने तथा चंबा चिकित्सा महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के 5 पद सृजित कर भरने का फैसला लिया गया है आज की कैबिनेट बैठक में। ये तकरीबन 4 मेडिकल कॉलेजेस हैं जहां पर प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और सहायक प्रोफेसर के पद भरे जाएंगे और कुल इनकी संख्या है 22, जो कि पूरे हिमाचल प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस में अभी पद सृजित कर भरे जा रहे हैं। ट्रिब्यूनल में 84 पद भरे जाएंगे। हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में विभिन्न श्रेणियों के 84 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में राज्य में नवगठित 4 लेन नियोजन क्षेत्रों के लिए नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई है। अब देखिए, एक खास खबर पर आना चाहेंगे, ये होम स्टे से जुड़ी है क्योंकि अगर अपर एरिया की बात करें तो हर मोड़ पर होम स्टे का संचालन किया जा रहा है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि नियमों को दरकिनार कर होम स्टेज का संचालन कर रहे हैं। तो इसी योजना पर फिर विचार करने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। कमेटी के अध्यक्ष उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान हैं और पंचायती राज मंत्री अनुरुद्ध सिंह, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह, तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी इस समिति के सदस्य होंगे। दरअसल एक रिपोर्ट इनकी ओर से तैयार की जाएगी कि कितने ऐसे होम स्टेज हैं जो इलीगल रूप से चल रहे हैं, कैसे इस पर अंकुश लगाया जा सकता है क्योंकि इससे राजस्व को भी काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। ये बात आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की ओर से कही गई है और कमेटी केवल एक नहीं बल्कि 2 बनाई गई है। रिसोर्स मोबिलाइजेशन को लेकर भी एक कमेटी तैयार हुई है। डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री इसके अध्यक्ष हैं। इस कमेटी को इसलिए बनाया गया ताकि जो आर्थिक नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है या कमजोर वित्तीय परिस्थितियां इतनी क्यों हो गई हैं, इसके कारण खंगाले जाएंगे। आने वाले दिनों में कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जा सकता है और कैसे आर्थिकी में सुधार हो सकता है, इस पर एक रिपोर्ट बनाकर 1 महीने के अंदर सरकार के समक्ष कमेटी की ओर से पेश की जाएगी। अब देखिए, क्योंकि जल संकट काफी ज्यादा गहरा मंडराया हुआ है और शिमला सिटी के साथ साथ अन्य शहरों में भी लोग काफी ज्यादा परेशान चल रहे हैं, जिसके चलते जल शक्ति विभाग के पूरे स्टाफ की छुट्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस वक्त जल शक्ति विभाग में किसी भी कर्मचारी को
अधिकारी को छुट्टी नहीं मिलने वाली है। पूरा फोकस उनका फील्ड पर रहना चाहिए कि कहां कहां पानी की आवश्यकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि एक हफ्ते के लिए यानी कि अगले मंगलवार तक कंस्ट्रक्शन पर भी पूरी तरह से बैन लग चुका है। जगह जगह क्योंकि कंस्ट्रक्शन करवाई जा रही है जिसमें काफी ज्यादा पानी खर्च हो जाता है। इस वक्त लोगों को पीने के लिए पानी मिल जाए, यही सबसे बड़ी राहत होगी। बहुत सारे क्षेत्रों से शिकायत ये आ रही है कि पानी के टैंकर भी वहां पर समय से नहीं पहुंच पा रहे हैं। और पिछले कल हमने आपको इससे जुड़ी ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाई थी। तो जिस वजह से यह फैसला हुआ है कि एक हफ्ते तक कंस्ट्रक्शन पर बैन लग चुका है। अगले मंगलवार तक कोई भी कंस्ट्रक्शन शिमला सिटी में नहीं हो पाएगी। और दूसरी बड़ी बात, जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है सरकार की ओर से, क्योंकि आज इस पर भी चर्चा हुई थी। और जो विभाग के प्रमुख अभियंता है, मुख्य अभियंता है या अधीक्षण अभियंता है, उन्हें पेयजल आपूर्ति की कमी से संबंधित समस्याओं का निपटारा करने के लिए कह दिया गया है कि जल्द से जल्द ऐसे कुछ इसमें सुझाव दिए जाएं कि आने वाले समय में पानी की कमी ना हो सके और लोगों को एक एक बूंद के लिए तरसना ना पड़े। देखिए, महिलाओं के 1500 का जिक्र हम इन दिनों हर बुलेटिन में कर रहे हैं क्योंकि रिएक्शन कुछ ना कुछ सामने आ रहा है। इससे पहले जानकारी हमने आपको ये दी थी कि हिमाचल प्रदेश में 48,000 महिलाओं के खाते में 4500 रुपए डाल दिए गए हैं। ये 3 महीने की राशि एक साथ डाली गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, जो 48,000 महिलाओं की संख्या सामने आई है, इसमें हरोली की ही 6,000 महिलाएं हैं। हरोली विधानसभा क्षेत्र डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री का है, उनकी कंस्टिट्यूएंसी है। और यहां अच्छी बात यह है कि जो 6,000 महिलाओं के खाते में 4500 रुपए दिए जाएंगे, वो चेक के माध्यम से महिलाओं को दिए जा रहे हैं। इसके लिए अगले कल कांगर में एक बड़ा कार्यक्रम भी होने वाला है। इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और चेक के माध्यम से महिलाओं को ये राशि सौंपी जाएगी। इससे पहले सीधे ये अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए जा रहे थे, लेकिन यहां चेक के माध्यम से महिलाओं को लाभ मिलने वाला है। तो ये भी एक अच्छी अपडेट हम कहना चाहेंगे, नई पहल है, क्योंकि इससे पहले नारकंडा की बात हो, शिमला की बात हो या लाहौल स्पीति की भी जानकारी दे, जितनी भी महिलाओं को ये राशि दी गई है सीधे उनके खाते में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। लेकिन यहाँ डेप्यूटी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की ओर से कांगर में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है और इस कार्यक्रम के दौरान महिलाओं को ये चेक सौंपने वाले हैं 4500 के। तो फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। धन्यवाद।